नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और दो बातें जो लगातार आपके जहन में होंगी और चर्चा भी उसी दो बातों की चल रही है। इन दो बातों में सबसे पहली बात तो ये है कि एमएलसी चुनाव 10 सीटों पे बिहार में होना है और इन 10 सीटों के चुनाव में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा। क्या एक सीट जो महागठबंधन को जा रही है उसे भी छीनने की कोशिश की जाएगी एनडीए गठबंधन की तरफ। आखिरकार होगा क्या। इस पूरे मामले पर जब आप गंभीरता से विचार करना शुरू करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं ये मामला उलझा हुआ है। 3 दिन हो गए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अभी एक भी नामांकन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले भी अभी सामने नहीं आए हैं। तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी के आवास खाली करने वाले मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। इस मामले में भी कई तरह की मीटिंग हुई। हमने आपको बताया भी था कि लगातार अब इस पर मंथन के दौर शुरू हैं। एक तरफ जहाँ विपक्ष ये मानता है कि इस आवास को खाली कराने के पीछे राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे बता रही है कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक ही आवास में, सरकारी आवास है, कितने दिनों तक कोई रह सकता है। इस प्रक्रिया को लेकर के जहाँ चर्चा चल रही है वहीं आपको बता दें कि बंगला और विवाद अपनी जगह चल रहा है। 15 दिनों में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सीधे तौर पर राबड़ी देवी ने इस बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया है। मामला निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि न्यायालय की तरफ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 2-3 बातें बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक बड़ा वटवृक्ष सामने आ गया है, जो काफ़ी लंबे समय से अपना पैर फैला रहा था और उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से पटना लौटने के बाद राबड़ी देवी ने अपने आवास को नहीं खाली करने के साथ साथ ये ऐलान कर दिया कि अगर मेरा सामान फेंकवाना है तो फेंकवा दीजिए। लेकिन जिस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड जो है उसकी नई पहचान और नई जो वहाँ का पता है उसको देने के लिए कहीं ना कहीं इसे अलॉट कर दिया गया है पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम को। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, इनके नाम से अलॉट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना के सबसे सुरक्षित और पॉश वीआईपी जोन में स्थित यह बंगला राजभवन और मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग से बेहद करीब है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2005 तक जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी तब यह पूरा परिवार एक अन्य मार्ग में रहता था। नवंबर 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद 2006 से लगातार राबड़ी देवी इस आवास में रह रही हैं। 20 सालों से लगातार लालू प्रसाद का ये ठिकाना रहा है और एक तरह समझिए तो लालू प्रसाद की पहचान बन गई है। 2005 से पहले यह सेंट्रल पूल का हिस्सा माना जाता है और यहाँ 95 से लेकर 2005 तक राबड़ी देवी से उनके भाई साधु यादव इस बंगले में रहा करते थे। उन एमएलसी के नाम पर इसको अलॉट किया गया था। अब ये बंगला जो है वो सरकार की नज़र में है और इसको खाली करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। ऐसे में अब इस बंगले पर विवाद चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लालू प्रसाद चूँकि हिंदुस्तान में नहीं है, विदेश गए हुए हैं, सिंगापुर गए हुए हैं, लेकिन उनके आने का भी इंतज़ार हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस बंगले के साथ साथ अब एमएलसी सीट को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के यहाँ लगातार मीटिंग हो रही है और नीतीश कुमार खुद भी अपने शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात खुल करके सामने नहीं आई है। एक नाम के अलावे दूसरा कोई नाम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। सिर्फ एकमात्र नाम जो निशांत कुमार का है वो सामने नज़र आ रहा है कि निशांत कुमार का नाम तो तय माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो चर्चाएं चल रही हैं, जदयू के विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसकी लिस्ट जो है भेज दी गई है। चर्चा आपको मैंने ये भी करके बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जिन लोगों को संभावित नामों की लिस्ट में शामिल किया है उनकी पूरा ब्यौरा जो है वो दिल्ली भेज दी गई है और उस पर मंथन चल रहा है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव और 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। जदयू दिग्गजों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में बैठक की और कई दौर की बैठक के बाद भी 4 नामों पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 सीटें नीतीश कुमार की डिमांड है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि उन्हें 4 सीटें ही मिलेंगी और 4 सीटों में कौन कौन उम्मीदवार होंगे अभी तक तय नहीं हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई ये सीट जो है, इसके अलावा गुलाम गौस, भीष्म सहनी, कुमुद वर्मा, ये सब लोगों की सीटें खाली हुई है। विधान परिषद चुनाव को लेकर के जदयू की गतिविधियां तेज हैं।
लेकिन दूसरी तरफ हलचल कम दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें हलचल हमने आपको पहले बताया था कि जीतन राम मांझी ने बढ़ा दिया था, उन्होंने एक सीट मांग करके। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने लोगों के साथ बैठक करके, जिस तरह से संजय झा और विजय चौधरी के साथ उनकी बैठक हुई है, ललन सराफ इस बैठक में शामिल हुए हैं। पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जो है नीतीश कुमार के सामने रखा गया है। 4 सीटों में 1 सीट निशांत के नाम से तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में जो 7 सर्कुलर रोड जो नीतीश कुमार का नया पता है वहीं बैठक चल रही थी, और उस बैठक के बाद ललन सिंह भी मौजूद थे, और सभी की मौजूदगी में जो बाकी की 3 सीटें हैं जदयू के हिस्से में आनी है, नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीटों के अलावे, तो उस पर भी अब चर्चा चल रही है। कई नामों की आपने लिस्ट देखी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां अगर नीतीश कुमार मान भी जाते हैं इन सीटों पर, तो सबसे बड़ा विवाद जो खड़ा हो रहा है वो होने लगा है अब महागठबंधन की तरफ। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति, कब तक वो पटना लौटेंगे या बिहार लौटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के महागठबंधन में भी विवाद बड़ा हो गया है। हालांकि आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव के समय में महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा था, लेकिन 3 विधायक कांग्रेस के और 1 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के विद्रोह कर दिए, इसलिए ये मामला कहीं ना कहीं महागठबंधन के हाथ से निकल गया था और सभी सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में राज्यसभा की चली गई थी। इस बार इसी तरह की संभावनाओं का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि पिछली बार आईपी गुप्ता ने बहुत प्रयास किया और उन्होंने एआईएमआईएम और बीएसपी को अपने साथ जोड़ के रखा, और ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी। अकेले विधायक अपनी पार्टी के होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की, वो काफ़ी सराहनीय भी रहा और उसकी चर्चा भी खूब हुई। लेकिन इस बार जो विधान परिषद की एकमात्र सीट है, उसे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने खाते में लेने में सफल हो सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी अभी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आदिल हसन ने कहा कि उनकी पार्टी ने कई मौक़ों पर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य समर्थन दिया है, एकजुटता को मजबूत करने के लिए हर वो काम किया है। लेकिन अब उनका दावा ये है कि इस एकमात्र एमएलसी सीट जो एनडीए गठबंधन से बाहर जा रहा है, इस पर उनके उम्मीदवार को उतारा जाए। उन्होंने साफ कहा है कि राज्यसभा में हार और जीत तो अलग है, लेकिन उन्होंने समर्थन तो महागठबंधन आरजेडी का किया था। अब आरजेडी अपने सहयोगी दलों के साथ एक उम्मीदवार एआईएमआईएम से उतारे और उसको समर्थन दे। हालांकि ये होना संभव नहीं लगता है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ अब एक संभावना जो है वो पनपने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 10वीं सीट है वो भी एनडीए गठबंधन की तरफ चला जाए। अगर कोई विद्रोह होता है तो ऐसे में जो 36 वोट जुटाने की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि 1-2 विधायक तो आपको पता है कि पहले से ही विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। अगर एआईएमआईएम अलग हो जाता है और बीएसपी साथ नहीं देता है तो ऐसे में मात्र 35 सीटें ही रह जाएंगी और 36 सीटों की ज़रूरत है। और उस 35 सीट में भी अगर मान लेते हैं बीएसपी समर्थन कर भी देता है तो 36 तो होते हैं, लेकिन क्या भरोसा है कि जो राज्यसभा के चुनाव में हुआ वो विधान परिषद के चुनाव में न हो। ऐसे में एकमात्र सीट जो आनी है एनडीए गठबंधन से छिटक करके महागठबंधन की तरफ, उस पर भी कहीं ना कहीं संशय पैदा हो गया है। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो अब नीतीश कुमार वाली बात नहीं रह गई है, सुचिता का कमी रह गया है। और नीतीश कुमार जो चुनाव एमएलसी का हो या कोई भी चुनाव हो इस तरह के, उसमें शांति से फैसला कर लिया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ाएगा। अगर 10 के जगह पर 11 उम्मीदवार उतर जाते हैं तो निश्चित रूप से वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी वरीयता काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 सीटों पे उम्मीदवार उतरेंगे, 1 सीट विपक्ष को चला जाएगा और 9 सीटें एनडीए गठबंधन को। तो ऐसे में बिना ही वोटिंग के ही शाम के समय में सारे जो उम्मीदवार हैं उनको विजयी घोषित कर दिया जाएगा 18 तारीख को। अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो चुनाव की स्थिति में निश्चित रूप से महागठबंधन को घाटा होना निश्चित जैसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में हुआ उसी तरह से क्रॉस वोटिंग यहाँ भी हो सकती है, या फिर वोटिंग नहीं देने आने का भी लोग काम कर सकते हैं जो विधायक हैं महागठबंधन के।
क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया 3 दिन होने के बाद भी अभी तक कहीं से कोई नाम फाइनल होकर के नहीं आया है और ये लगता है कि मामला उलझा हुआ है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।